बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक दफ़ा फिर हम बात थोड़ी सी करेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस के बारे में। और बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक्स थे उनमें भी फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का ज़िक्र आया है, और इसके बाद आने वाला एक बहुत अहम टॉपिक है जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, आगे डिटेल से उसकी बात करेंगे, लेकिन बहुत ही अहम क्वेश्चन है वो, इस चैप्टर के टॉप मोस्ट क्वेश्चन में से वो आता है, तो उनके रिलेटेड फिर बात करेंगे। लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, ये दो रिएक्शंस होते हैं। आपको पता है यहाँ पे डिफिनीशन में कि द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ए और बी, ये दो रिएक्टेंट थे रिएक्शन में, और ये कन्वर्ट हो गए थे किस में, प्रोडक्ट में, पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी ये इसकी रेट को जाहिर कर रहा है। ठीक है, पर यूनिट ऑफ टाइम, या हम इस तरह भी कह सकते हैं इसकी डिफिनेशन को कि द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। तो लाजमी बात है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा क्योंकि इसका नाम भी फॉरवर्ड रिएक्शन है। और दूसरा जो रिएक्शन होता है वो होता है रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन की दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। इसके अलावा भी रिएक्शंस की बहुत टाइप्स हैं, जैसे कि एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो ये अलग बेसिस हैं। यहाँ पे हम बेसिस क्या है, ये बात है कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा, उसकी बेसिस पे ये दो किस्में हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो द कन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट बैक इनटू द रिएक्टेंट, ये इसके उलट हो गया। रिवर्स, देखिए रिवर्स नाम होता है अपोजिट का, तो रिवर्स का वर्ड ये शो कर रहा है कि ये क्या हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि इसकी जो रेट है, जो रिएक्शन की जो रेट है, और वो रेट जो है हम बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी प्रोडक्ट वापस चेंज हो जाते हैं रिएक्टेंट में, तो रिवर्स में इनकी जो रेट है वो कैलकुलेट होती है। तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड द रिवर्स रिएक्शन। तो इससे पहले भी हमने बात की थी, यहाँ पे भी ज़रूरी है क्योंकि अहम टॉपिक जो है लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इसमें भी यहाँ पे बात करेंगे। इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, देखें ये पहले से मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये तो इसमें आप देखें कि ये जो है ना, ये वर्ड आपको क्या है, फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड है, फिर क्या है, रिवर्स है। तो इसलिए ये मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ मास एक्शन का जब मैथमेटिकल फॉर्म हम करेंगे वहाँ पे फिर इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं डिफिनीशन आपको सिखा रहा हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहाँ पे इसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा, कैलकुलेशन होगी इसकी जो कांस्टेंट है, क्योंकि लॉज में आप देखते हैं ना, लेकिन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो उसमें आपके पास वो जो कैपिटल जी आता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जब लॉ होते हैं उनमें जहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, ये बातें जहाँ पे होती है तो वहाँ कांस्टेंट हर जगह पे लाजमी हो जाता है। तो यहाँ पे भी आएगा, लेकिन हम पहले पढ़ लेते हैं इसकी जो डिफिनीशन है, फिर इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है कि द रेट और स्पीड, तो देखिए दोनों आप कह सकते हो, रेट अगर कहो रिएक्शन का या स्पीड का हो तो एक ही बात है। तो ये कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है इनका जो रेट है या इनकी जो स्पीड है, ये होती है क्या चीज़, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टू द प्रोडक्ट। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है तो वो जो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन है, आगे इसकी बात करेंगे, इन टर्म्स को समझें।
अभी से कह रहा हूँ, ये चीज़ एक तो न्यू है आप लोगों के लिए, जो अभी जो 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और दूसरी ये है कि थोड़ा सा ये कंसेप्ट हैं इसके अंदर, तो अभी से गेन करने की कोशिश करें तो बाद में मसला नहीं होगा आपको। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि केमिकल रिएक्शन की जो रेट है या स्पीड है वो प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मोलर कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट जो हैं वो कितनी, उनकी कंसंट्रेशन अगर हाई होगी तो रेट या स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन भी हाई होगा। दो प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें ना, आप पीछे में जाने की कोशिश करता हूँ, ये डायग्राम था एक हमारे पास, एक मिनट कहाँ चला गया, यस यहाँ पे ये देखें, ये अब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ की इसकी कंसंट्रेशन है 4 मोल्स, ठीक है। अगर ज़्यादा मोल होंगे तो इसका जो इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी, और इसी तरह इसका जो स्पीड है या रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन है वो भी तेज़ होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से गेन कर लो, ये कंसंट्रेशन है 4 मोल्स, अगर 6 मोल होते हैं, 10 मोल होते हैं, तो जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना तो उतना रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो है वो तेज़ होता है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दिए देखें यहाँ पे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सीख लें कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। यानी जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं ए और बी, ये दोनों क्या थे, रिएक्टेंट थे ना, इन्होंने क्या बनाया था, सी एंड डी। तो वो ए और बी उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो जितना हाई होगा, जितना ज़्यादा होगा, इतना ही जो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का वो ज़्यादा होगा। आपको पता है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में जब एक चीज़ या एक वैल्यू ज़्यादा होती है तो दूसरी वैल्यू भी उसके साथ ज़्यादा होती जाती है। तो इस पे बात करेंगे आगे भी, फिर इसको खैर अगर ज़रूरत हुई तो फिर इसकी डिफिनीशन की तरफ वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाइल डिस्कसिंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करते हुए ये 3 जो है ये बहुत अहम पॉइंट हैं, इनको नोट करना पड़ता है, ठीक है। पहला क्या है कि ये लॉ जो है ये हमें एक्सप्लेनेशन देता है, यानी दिस लॉ एक्सप्लेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट द इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल रिएक्शन। ये कानून हमें दो चीज़ों के बारे में, जो उनकी कंसंट्रेशन है उनके बारे में, देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनकी कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन कौन करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन करता है। यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इनकी कंसंट्रेशन, लेकिन कौन से स्टेज पे, देखिए ये तमाम बातें केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो इक्विलिब्रियम के स्टेट पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की इंफॉर्मेशन कौन देता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो पहले बात जो अहम है वो ये है कि अगर लॉ ऑफ मास एक्शन को आप समझेंगे तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको भी समझेंगे। तो क्या रिलेशनशिप है, वो तो हमने कहा ना अभी कि जब जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड करती है किस पे, वो स्पीड ऑफ रिएक्शन पे। तो अगर मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन भी ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म एक्टिव मास रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया ना, इसको अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने अभी मोलर मास की तो बात की, मोलर कंसंट्रेशन की मैंने बात की
कि जितने मॉलिक्यूल्स या मोल्स ज़्यादा होंगे उतनी ही उनकी जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और मोलर मास कम होने का क्या मतलब होगा, या मोलर कंसंट्रेशन कम होने का मतलब ये होगा कि उनकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की वो कम है। लेकिन मैंने अभी तक एक्टिव मासेस जो हैं इनको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एक्टिव मास यहाँ पे इसकी वो आ रही थी। तो एक्टिव मास किस चीज़ को जाहिर करते हैं? देखिए एक्टिव मास का मतलब क्या है, ये आपके पास जो है ना कंसंट्रेशन बताता है आपको, किस चीज़ की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो मतलब ये कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है इसका दूसरा नाम है एक्टिव मास। ये तमाम जो लॉ है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करता है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को एक्टिव मास भी कहा जाता है। तो इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन हुआ ये वर्ड, एक्टिव मासेस का ताल्लुक। एक्टिव मास का क्या मतलब कि द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिव मास। फिर लिख लें अपने साथ इसको। तो अब इसके लिए जो यूनिट है वो जो कंसंट्रेशन जिसको हम जाहिर करते हैं वो कौन सी यूनिट में जाहिर करते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो एक्टिव मासेस आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में बताएगा, और मोल आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ना, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इसको कहा जाता है मोल को। और डेसीमीटर क्यूब जो है ये यूनिट है किसी उसकी लिक्विड फॉर्म में, जो जैसे डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, ठीक है। तो ये तमाम वॉल्यूम की यूनिट्स में आते हैं। तो मोल आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जाहिर कर रहा है, जबकि ये जो है ये वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है। तो ये मोल और वॉल्यूम ये दोनों, इन दोनों का जब रिलेशनशिप डिवीजन में आता है, फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, तो ये आपके पास कंसंट्रेशन को जाहिर करने के लिए यूज़ होता है। किस चीज़ की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की। इन बातों पे गौर करना है आपने, जो मैं कह रहा हूँ उसमें जो है ना इसमें डीप थोड़ा सा जाना है। ओके, पॉइंट नंबर 3 कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इज समटाइम कॉल्ड एज द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या था कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। तो ये था लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसी लॉ को दूसरा जो नाम दिया जाता है कभी कभार, समटाइम्स, तो वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो समटाइम्स इसको ये नाम दिया जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये जो तीन बातें थी, they are too much important related to discussing the law of mass action. ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन हैं जो आपने गेन करनी है, उनको याद रखना है। तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जो लॉज हैं उनका आपको पता होना चाहिए कि ये जो लॉज हैं इनको किन साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया। ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास बायोलॉजी में एक है ना सेल थ्योरी, तो वो दो जो साइंटिस्ट हैं, एक बॉटनिस्ट और दूसरा जो था जोलॉजिस्ट, ठीक है, उन्होंने प्रेजेंट किया था। इस तरह न्यूटन्स के लॉज हैं तो उनके में न्यूटन का नाम आता है। तो यहाँ पे भी ये जो लॉ है ये दो साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया है, और ये नॉर्वेजियन साइंटिस्ट हैं, मतलब इनका ताल्लुक जो है नॉर्वे से है, नॉर्वे से। तो इनमें से एक जो है कैटो मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये इसकी हिस्ट्री के मतलब कि इसकी डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ कौन सी है एंड ईयर ऑफ डेथ 1902। तो ये उस साइंटिस्ट। और नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है, क्योंकि दो साइंटिस्ट हैं तो दूसरे का नाम है पीटर वेज, ठीक है। तो 1833 जो है इसकी ईयर ऑफ बर्थ है, 1900 ये इसकी। लेकिन इन दोनों ने जो है ना इनको इसकी जब ये लॉ जब प्रेजेंट हुआ तो उस ईयर वो कौन सा ईयर था, 1864।
1864 की ये बात है कि उन्होंने ये लॉ प्रेजेंट किया। तो मतलब ये कि ये तकरीबन कोई 150 ईयर्स राउंड अबाउट, थोड़ा सा कम इससे ये इसकी बात चल रही है कि इतने ज़माने पहले उन्होंने। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉ ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन कॉल्ड द लॉ ऑफ मास एक्शन दे प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ द टाइप। अब देखिए रिएक्शन RNX, केमिस्ट्री में RNX जो है ये शॉर्ट वर्ड होता है किसी रिएक्शन के वर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, पहले आपने लॉ ऑफ मास एक्शन की जब बात करेंगे, आगे भी मैथमेटिकल फॉर्म में भी ये चीज़ें आएंगी, तो उसमें जो है ना ये दो चीज़ें क्या हैं। तो इसमें ये जो स्मॉल a है, देखिए यहाँ पे अगर मैं आखिरी लाइन में आ जाऊँ स्मॉल a, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? ये रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। कोफिशिएंट क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फिर चले ये जो कोफिशिएंट, ये जो नंबर है, यहाँ पे नंबर क्या है? यहाँ पे नंबर है हमारे पास 3, तो ये जो 3 है, अच्छा यहाँ पे नंबर क्या है? 1 है। तो इनको स्मॉल a से वहाँ पे जाहिर किया गया है, स्मॉल a ये, और ये जो होगा ये होगा स्मॉल b। इसी तरह यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल c। और अगर दूसरा प्रोडक्ट इसके साथ हम लगा लें कि बाज़ रिएक्शन में ना एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम फिर यूज़ करेंगे स्मॉल d। तो इस तरीके से ये A B C D जो है ये किसको जाहिर कर रहे हैं? ये जाहिर कर रहे हैं कोफिशिएंट को, जो कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये जो A है ये कोफिशिएंट बैलेंस रिएक्शन में जो नंबर स्टार्ट में यूज़ होते हैं, जबकि असल चीज़ जो है वो कौन सी चीज़ है? वो आपके पास ये कैपिटल A है, क्योंकि कैपिटल A यहाँ पे आप देख लें कि कैपिटल A जो है ये किसी केमिकल स्पीशी को जाहिर करता है, ठीक है। और आपको पता होगा केमिकल स्पीशीज़ क्या होते हैं? आयंस होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स। तो ये तमाम केमिकल स्पीशीज़ जो हैं, जैसे एलिमेंट हो गए कुछ, तो जो रिएक्टेंट करते हैं या प्रोडक्ट बनते हैं उनके जो असल नाम है वो ये हैं A B C और D। जैसे वापस मैं अगर यहाँ पे चला जाऊँ ये, तो इसका जो असल नाम है वो है नाइट्रोजन, तो ये आ जाएगा कैपिटल A। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के जो रिप्रेजेंटेशन के लिए है। आपकी बुक में सिर्फ उन्होंने कैपिटल A का वर्ड जो है यूज़ किया है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए हम जो है इनके कोफिशिएंट लाजमी लिखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कोशिश किया करें कि बैलेंस करना आपको आना चाहिए। तो ये कैपिटल A का मतलब, अच्छा यहाँ पे क्या है जो हाइड्रोजन है, तो ये क्या किस वर्ड से इसको हम वहाँ पे उस रिएक्शन में शो कर रहे हैं? कैपिटल B, ठीक है। इस तरह यहाँ पे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन 3 है, तो ये इन्होंने अमोनिया बनाया, तो ये आपके पास कैपिटल C आ जाएगा, C। और अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट हो तो उसको हम कैपिटल D से जो है वो रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उनमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हम लिखते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से हिस्से हैं, क्योंकि इनको समझना है, इनको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना। तो यहाँ पे फिर B आ गया, ये क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया, कोई नंबर होगा, ये क्या होगा? ये असल जो रिएक्टेंट होगा, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कोई सी केमिकल स्पीशी जो है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। इस तरह ये C कोफिशिएंट हो गया, और ये कैपिटल C और कैपिटल D ये दोनों जो हो गए ये प्रोडक्ट हो गए आपके पास। तो प्रोडक्ट भी कोई से भी हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, साल्ट हो सकता है, कोई से भी प्रोडक्ट जो चीज़ रिएक्शन के अंदर बन जाए। तो इन्होंने ये जो रिएक्शन दिया इन दो साइंटिस्ट ने, ये उन्होंने एक जर्नल रिएक्शन जो है प्रपोज किया था कि जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को बयान करेंगे तो उसके लिए रिएक्शन इस तरह होना चाहिए, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता हो और रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता हो, यानी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए जो है लॉ ऑफ मास एक्शन है। और इसी तरह रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी है, जो बात हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन एंड
प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अभी मैंने बताया कि लॉ में लाजमी बात है कि आपके पास जो है ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आती है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है के। के इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड, वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स लेटर ऑन इन डिटेल. So all the students should now clear their concept, what we will talk about next in our coming lectures. So therefore I am suggesting that you people should understand these. Okay, I have told you before this. So this k, ये जो k है आपके पास, ये क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आप देखें यहाँ पे ऊपर जो चीज़ आएगी वो आएगी प्रोडक्ट, ये नीचे जो चीज़ बनेगी वो होगी रिएक्टेंट. जब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्लियर करेंगे फिर आपको ये तरीका आ जाएगा कि ये कैसे निकाला जाता है. ये जो इक्वेशन है ना, ये तो ये इक्वेशन कैसे बना, इसका तरीका आगे मैथमेटिकल फॉर्म में है, यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे तो जस्ट इसकी एक इंट्रोडक्शन है कि ये जो था ये रिएक्शन था और उसके लिए उन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो निकाला, उसको के से जाहिर किया. और ये क्या शो करता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शो द रेशो. देखें ये डिवीजन का साइन जब आता है ना तो इसको रेशो का नाम दे दिया जाता है. तो रेशो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, इनके दरमियान जो रेशो है उसको शो करवाता है. तो ये C और C जो दो हैं ये आपके पास, आप यहाँ पे देखें हम इसमें डिटेल में जा चुके हैं कि ये आपके पास प्रोडक्ट है और ये जो A और A हैं ये आपके पास है रिएक्टेंट. और ये स्मॉल a और स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, इनका आपको पता होना चाहिए. नहीं है तो रिवर्स करके वीडियो को फिर से देख लें, मैं यहाँ पे बता चुका था डिटेल के साथ. ओके बच्चे, यहाँ पे बहुत अहम एक सिंबल यूज़ दूसरा करते हैं, ये ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं. अब ये अगर लिखेंगे तो तब जो है ना ये इक्वेशन क्लियर होगा, अगर लिखेंगे तब, नहीं लिखेंगे तो फिर सही रिएक्शन ये नहीं होगा. यानी अगर किसी ने सिर्फ C और D लिख लिया और ये ब्रैकेट ना लगाएं, क्योंकि इन ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये जाहिर कर रहा है कंसंट्रेशन को एट इक्विलिब्रियम. और जब तक एक्टिव मासेस, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, इनकी बात हो रही हो और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही आप डिस्कस ना करें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इसका. तो ये जो ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं तो ये इस मीनिंगफुल हैं, कि ये मीनिंगलेस नहीं है, ये कोई फालतू चीज़ है या वो. तो आखिर में फिर कि A, B, C, D रिप्रेजेंट द केमिकल स्पीशीज़, they may be element or a compound or any ion, while on the other side A, B, C, D small letters. So these represent the coefficient in the chemical in a balanced chemical equation. तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इंशाल्लाह कल कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि ये फॉर्म कैसे बनती है. ये वाली फॉर्म, ये तो रिएक्शन है, ये ऊपर वाला जो है ये ओवरऑल रिएक्शन है, और ये जो है ये रिएक्शन नहीं है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है लॉ ऑफ मास एक्शन का. सो सी यू बाय टुमारो इंशाल्लाह.